हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, एसके संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अगली क्लास लेकर आए हैं पॉलिटी की। भारतीय संवैधानिक विकास आपका चल रहा है और आज भारत के संवैधानिक विकास में हम अगली कड़ी जोड़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि भारत का संवैधानिक विकास हमारा पहला चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि भारत में कैसे कैसे संवैधानिक विकास हुआ था। तो हमने इससे पहले नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन को कवर किया था और आज उसके बाद जो महत्वपूर्ण कड़ी है आज जो हम पढ़ेंगे वो है आपका भारत शासन अधिनियम। ठीक है, लेकिन ये भारत शासन अधिनियम किस वर्ष वाला हम पढ़ेंगे तो ध्यान रखिए, भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे हम 1935 ईस्वी वाला। ठीक है, इस अधिनियम के अंदर महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी और इस अधिनियम को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हमने बहुत सारे अधिनियमों को कवर करा है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर हमने 1919 का अधिनियम जो था वो कवर किया था और उसके बाद हमने साइमन कमीशन और जो नेहरू रिपोर्ट आई थी संवैधानिक विकास के लिए उसको हमने कवर कर लिया था। ठीक है, तो आज बच्चों हम कवर करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहली बात इस अधिनियम में ये देखने को मिलती है कि भारत में जितने अधिनियम आपने पढ़े हैं और इसके बाद जो आप महत्वपूर्ण अधिनियम पढ़ोगे, जो इसके बाद अंतिम अधिनियम पढ़ोगे वो होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, तो इस अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि अभी तक भारत में जितने अधिनियम हमने पढ़े हैं या भारत में ब्रिटिश काल में जितने अधिनियम बनाए गए थे उन सारे अधिनियमों में अगर सबसे बड़ा अधिनियम था तो वो है आपका भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो पहली बात आप इसके बारे में जानोगे कि ये सबसे बड़ा अधिनियम, सबसे विस्तृत अधिनियम था। ठीक है, सबसे बड़ा अधिनियम था और सबसे विस्तृत अधिनियम इसको माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इस अधिनियम के अंदर आपके 341, अगर बात करें हम इस अधिनियम के अंदर, सबसे विस्तृत अधिनियम क्यों कहते हैं इसको हम पहले हम ये समझेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, भारत में अभी तक जितने अधिनियम आए हैं या जितने अधिनियम पारित किए गए हैं उनमें सबसे विस्तृत जो अधिनियम था, सबसे विस्तृत जो दस्तावेज था आपका वो यही अधिनियम था। ठीक है, हमने जब भारतीय संविधान बनाया तो भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा जो उपबंध लिए गए हैं, ठीक है, भारतीय संविधान में जो सबसे ज़्यादा उपबंध हैं तो भारतीय संविधान में सबसे अधिक उपबंध, भारतीय संविधान में सबसे अधिक उपबंध जो हैं वो आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, हमने जब भारतीय संविधान बनाया 1946 के बाद बनना जब आरंभ हुआ तो बच्चों उस अधिनियम में क्या हुआ कि उस अधिनियम में हमने बहुत सारे देशों से अलग अलग चीज़ें एक्सेप्ट करी, लेकिन कुछ चीज़ें हमने अधिनियमों से भी एक्सेप्ट करी हैं। तो ब्रिटिश काल में जितने अधिनियम बने थे उन अधिनियमों में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हमने अपने संविधान में जोड़ी हैं, जो आज हमारे पास संविधान है, वो आपकी इस भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। ठीक है, तो भारत का सबसे विस्तृत अधिनियम भी था ये और भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा उपबंध जो जोड़े गए हैं अधिनियमों में तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 से जोड़े गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगली महत्वपूर्ण अगर बच्चों में विशेषता की बात अगर करता हूँ तो अगली महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि भारत के अंदर आपने सुना होगा कि जो केंद्र और राज्य होते हैं, ठीक है, तो ऐसा पहली बार प्रयास हुआ था भारत के संघवाद का। इस चीज़ को समझेंगे, भारत में संघवाद, भारत में संघवाद का प्रयास हुआ लेकिन ये संघवाद जो है वो असफल रहा। भारत में संघवाद असफल क्यों रहा, संघवाद था क्या? ठीक है, देखिए बच्चों आप जानते होंगे कि दो तरीके की सरकारें उस समय काम करने लगी थी, जिनमें एक को बोलते हैं हम केंद्र सरकार। ठीक है, एक केंद्र होता था और एक होते थे आपके प्रांत। ठीक है, और प्रांतों के समानांतर आपकी जो है वो रियासतें होती थी। प्रांतों के समानांतर, प्रांत मतलब राज्य हो गए और इनके समानांतर जो है कुछ रियासतें भी थी भारत में जो स्वयं को स्वतंत्र घोषित की हुई थी। तो इस अधिनियम में पहली बार ये विचार लाया गया
कि क्यों ना केंद्र और प्रांतों को जोड़कर और सभी रियासतों को जोड़कर संघवाद बना दिया जाए, एक संघ में, एक यूनिटी में इनको तब्दील करें। जो राज्य हैं वो अपना काम करें, केंद्र अपने काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में जुड़ाव हो, एक संघ हो, एक संघवाद हो। लेकिन जो तत्कालीन रियासतें थी बच्चों, जो तत्कालीन रियासतें थी वो रियासतें ऐसा नहीं चाहती थी। उनके ना करने के कारण ये संघवाद की जो परिकल्पना थी वो असफल हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसी अधिनियम में एक महत्वपूर्ण चर्चा और हुई थी, वो ये थी कि भारत में जो प्रांत हैं, इन प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल, ठीक है, पहली बार भारत के अंदर प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई। आइए समझते हैं चीज को। हमने कहा कि प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल, ठीक है। तो प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल क्या था? जैसा आप वर्तमान स्वरूप देखते होंगे, एक विधान सभाएं होती हैं और दूसरा आप देखते होंगे कि विधान परिषद होती हैं, ठीक है। विधान सभाएं होती हैं और एक होती है आपकी विधान परिषद, ठीक है। तो भारत में वो कौन सा अधिनियम था? आपसे इस प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में वो कौन सा अधिनियम था जिसमें ये किया गया था कि जो भारत के राज्य होंगे, प्रांत होंगे, उन प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल द्विसदनीय होगा, उसमें विधानसभा भी होंगी और उनके समानांतर आपकी विधान परिषद भी होंगी। तो ऐसा भारत में पहली बार जो व्यवस्था की गई थी वो भारत शासन अधिनियम 1935 में की गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। और इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट विशेषता की, कि नेक्स्ट मुख्य विशेषता क्या थी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट प्रमुख विशेषता क्या थी। पहली बार भारत में क्या हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत के अंदर ये कार्य हुआ। देखिए जो आपका अनुसूची थी, ध्यान रखिए, जो आपकी अनुसूचियां थी उनका बंटवारा किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिए अनुसूचियों का बंटवारा हुआ पहली बार। अब ये बंटवारा हुआ कैसे? आप जानते होंगे वर्तमान में भी ये व्यवस्था है आपकी, जैसे आपका केंद्र सरकार होती है और एक होती है आपकी राज्य सरकार जिसे हम प्रांत का रूप देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसमें क्या हुआ कि जो केंद्र सरकार थी, ठीक है, जो केंद्र सरकार थी उसको जो सूची दी गई उसका नाम रखा गया केंद्रीय सूची, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें बच्चों, सूची की बात कर रहे हैं, सॉरी, हम सूचियों का बंटवारा, इसको हम थोड़ा छोटे रूप में लिखेंगे जो दूसरा चीज़ें भी हम आसानी से लिख सकें बोर्ड पर। देखिए जो संसूची होती है, एक इसमें बनी थी आपकी सूचियों का बंटवारा, आप लिखेंगे इस तरीके से, सूचियों का बंटवारा, सूचियों का बंटवारा किया गया, ठीक है। जो केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य आए उसे केंद्रीय सूची बोला गया, ठीक है। और जो प्रांतों के तहत आए, मतलब कि हम कह सकते हैं जो राज्य जिन्हें हम बोलते हैं उनके अंतर्गत आए तो उन्हें राज्य सूची कहा गया। केंद्रीय सूची को विषय जो दिए गए हैं वो दिए गए 29 विषय, और जो प्रांतों की सूची थी, राज्य सूची थी, उसको दिए गए थे 54 विषय। और अगर बात करें एक सूची और थी, क्योंकि 3 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था, उसका नाम रखा था समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो थी आपकी उसको विषय दिए गए थे 36, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे अगर पूछेगा कि भारत में पहली बार जो वर्तमान अनुसूचियां, वर्तमान सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, इसकी व्यवस्था किस अधिनियम में सर्वप्रथम की गई थी आपकी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में की गई, ठीक है। हालांकि आज केंद्र सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषयों की संख्या अलग अलग देखने को मिलती है, लेकिन उस समय के हिसाब से हम बता रहे हैं उस समय क्या व्यवस्था अपनाई गई थी वो चीज़ हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सूचियों का प्रावधान या बंटवारा कैसे हुआ था। 3 प्रकार का, पहला केंद्रीय सूची थी जिसमें केंद्र सरकार को 59 विषय दिए गए थे। जो प्रांतीय सूची थी या राज्य सूची थी उसको 54 विषय दिए गए थे आपके,
और ध्यान रखिए, अगर मैं बात करूं समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची को 36 विषय दिए गए थे और ये समवर्ती सूची जो थी ये केंद्र और राज्य दोनों की सामूहिक रूप से थी। ध्यान दीजिए, केंद्र और राज्यों, ये जो विषय थे ये केंद्र और राज्यों के दोनों के अधिकार में आते थे। ठीक है, ये 59 विषय केंद्रीय सूची, मतलब केंद्र सरकार इन पर काम करेगी, और प्रांतों की जो सूची 54 विषय थे केवल राज्य सरकार के अधिकार में थे। लेकिन केंद्र और राज्य जो विषय दोनों को दिए गए थे, दोनों का हक था, दोनों का अधिकार था, वो थी आपकी समवर्ती सूची जिसमें कुल 36 विषय रखे गए। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट विशेषता की हम बात करते हैं कि अन्य प्रमुख विशेषता इस अधिनियम में क्या की गई थी। आप जानते होंगे बच्चों कि जब ब्रिटिश काल प्रारंभ होता है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपना एक तरीके से कह सकते हैं अपना जो व्यवस्था, अपना शासन प्रशासन या अपना व्यापार का जो अड्डा जमाती है सही से, वो महत्वपूर्ण रूप से बंगाल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस अधिनियम में एक महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ था कि आपने सुना होगा कि बंगाल था और बंगाल से इन्होंने क्या काम किया, उड़ीसा वे, ठीक है, ध्यान रखिए, उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया गया था। ठीक है, कह सकते हैं उड़ीसा बिहार नामक दो आंशिक राज्य बनाए गए थे। इसके अलावा मुंबई से आपने अलग किया था, जो मुंबई प्रेसिडेंसी थी, इससे सिंध को अलग कर दिया गया था। इस बात को भी जानिए। तो बंगाल से आपने उड़ीसा और बिहार को इस अधिनियम में अलग किया था और मुंबई जो प्रेसिडेंसी होती थी उससे सिंध को अलग कर दिया गया था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण विशेषता है। तो आपसे पूछेगा कि उड़ीसा, बिहार और सिंध जो नव सृजित राज्य थे, ये जो आंशिक राज्य बने थे उस समय, इनको किस अधिनियम के तहत अलग किया गया था अपने मूल राज्यों से? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, अब देखते हैं अगली महत्वपूर्ण विशेषता क्या है इस अधिनियम की। तो देखिए अगली महत्वपूर्ण विशेषता इंपॉर्टेंट है आपकी। भारत शासन अधिनियम बहुत बड़ा विस्तृत दस्तावेज था, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें। तो इसमें एक व्यवस्था और की गई थी कि जो बर्मा था, आप जानते होंगे बर्मा एक देश, तो बर्मा को भारत से बिल्कुल अलग कर दिया गया था। बर्मा जो राज्य था, अब देश एक, वो बर्मा को इस अधिनियम के द्वारा ही क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। और बड़ा अधिनियम होने के कारण इस अधिनियम को दो पार्ट में कर बनाया गया। एक नाम रखा गया भारत शासन अधिनियम 1935 और एक नाम था बर्मा शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर बात करें अगली मुख्य विशेषता की, तो अगली जो मुख्य विशेषता थी बच्चों वो ये थी कि आपने अभी पिछले लेक्चर्स में देखा था 1919 का जब हमने अधिनियम पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था कि भारत में यूपीएससी का गठन हुआ था, संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। और भारत में जो संघ लोक सेवा आयोग था इसका गठन 1926 में हुआ था और 1919 के अधिनियम जिसे मार्टिन चेम्सफोर्ड भी कहते हैं के माध्यम से किया गया। ठीक है, लेकिन अब जरूरत आन पड़ी थी कि राज्य लोक सेवा आयोगों का गठन भी किया जाए। जैसा आप वर्तमान में देखते होंगे कि वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग अलग है और राज्य लोक सेवा आयोग अलग हैं, जो अपने अलग अलग जगह पर अपने अपने अलग राज्य एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, जिसे हम पीसीएस या पीएससी कहते हैं। तो देखिए भारत में एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक राज्यों, ठीक है, भारत में एक या एक से अधिक राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोगों का गठन जो प्रारंभ हुआ था वो किस अधिनियम में हुआ था आपका? वो हुआ था आपका भारत शासन अधिनियम में। ठीक है, हम याद ऐसे रखेंगे बच्चों कि जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी है, उसका गठन 1919 के मार्टिन चेम्सफोर्ड अधिनियम के माध्यम से किया गया था। और भारत में जो राज्यों में लोक सेवा आयोग होते हैं, किन्हीं किन्हीं राज्यों में ऐसी व्यवस्था है, ऐसा हमारे संविधान ने अधिकार भी दिया है कि एक या दो से अधिक राज्यों का भी एक राज्य लोक सेवा आयोग हो सकता है। तो उसी प्रकार उस समय एक राज्य का या एक से अधिक हो सकता है, दो राज्य हों, उनके लिए भी एक लोक सेवा आयोग होता है जिसे राज्य लोक सेवा आयोग हम कहेंगे। तो ऐसी व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 में की गई। ठीक है, तो एक शब्द में कहें तो संघ लोक सेवा आयोग 1919 में आया था और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में लाया गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों बात करते हैं अन्य मुख्य विशेषता की। तो अन्य मुख्य विशेषता में हम देखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए,
भारत में क्या हुआ, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ध्यान रखिए 1 अक्टूबर 1937 को, इसे हम कहेंगे संघीय न्यायालय। 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और ये स्थापना बच्चों की गई थी दिल्ली में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर आपसे कभी पूछेगा कि भारत में संघीय न्यायालय, अगर ये शब्द लिखा होगा भारत में या ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस साल हुई थी, तो वो 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी और ये स्थापित हुआ था दिल्ली में। ठीक है, और इसी के तहत भारत का सुप्रीम कोर्ट कार्य करता था। और मैं आपको एक नोट चीज़ बता देता हूँ कि इसी अधिनियम के माध्यम से भारत के अंदर 28 जनवरी 1950 में स्वतंत्र भारत का सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय आपका दिल्ली में भी स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आप जानिए हमने सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी पहला अधिनियम बना था, और पहला अधिनियम बना था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो उसमें बताया था कि बंगाल के अंदर इन्होंने एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। फिर हमने बताया कि 1 अक्टूबर 1937 को यह दूसरा मोड़ आता है संघीय न्यायपालिका में। 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय स्थापित किया और वो संघीय न्यायालय स्थापित हुआ था दिल्ली में। संघीय का मतलब है पूरे देश का एक, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की भांति। और नोट करने लायक चीज़ ये है कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था दिल्ली में, इसी के माध्यम से। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हो गई आपकी। अगली महत्वपूर्ण विशेषता देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम में अगली महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी। ठीक है, देखिए अगली महत्वपूर्ण विशेषता बहुत बार एग्जामों में पूछ चुका है, उनकी विवरण भी पूछा है उसने कई बार लिखने के लिए एग्जाम में। देखिए इस अधिनियम में एक व्यवस्था की गई जो इम्पोर्टेंट थी अपने आप में, कि भारत में जो प्रांत थे या राज्य थे, ठीक है, समझिए इस चीज़ को, भारत में जो प्रांत थे उस समय अगर हम देखें तो भारत में जो प्रांत थे तो प्रांतों में इन्होंने कार्य किया। भारत में इन्होंने प्रांतों में एक महत्वपूर्ण कार्य क्या किया, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए भारत में प्रांतों में इन्होंने कार्य किया कि जैसे आप इसको समझने के लिए हम ऐसे लेंगे, भारत में प्रांतों की संख्या पहले मैं बता दूं उस समय 11 थी। ठीक है, भारत में उस समय जो प्रांतों की संख्या थी बच्चों वो 11 थी, और इन 11 प्रांतों में से जो आपके 6 प्रांत थे, पहले मैं आपको प्रांत बता देता हूँ। इन 11 प्रांतों में बच्चों जो 6 प्रांत थे, इन 6 प्रांतों को जान लेते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं बच्चों 6 प्रांतों में हम संयुक्त प्रांत की, जिसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश भी आप कह सकते हैं, संयुक्त प्रांत। ठीक है, दूसरी बात करें बच्चों तो दूसरा मुख्य प्रांत था आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के बाद अगर बात करें बच्चों तीसरा मुख्य प्रांत क्या था आपका, वो था आपका असम। इसमें क्या होगा अभी हम बताएंगे आपको, असम। और असम के बाद देखें बच्चों जो मुख्य प्रांत था आपका संयुक्त प्रांत हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया। ठीक है, इसके बाद जो अन्य 3 प्रमुख प्रांत थे उनको हम नीचे लिख लेते हैं या इधर ही लिख लेते हैं। देखिए उस समय जो 11 प्रांत होते थे, इन 11 प्रांतों में इन्होंने काम किया, 6 प्रांतों में ये काम किया था। इन्होंने जो था 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी, जो मैंने अभी आपको बताई थी। द्विसदनीय व्यवस्था मतलब जहां विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रांतों में, देखिए भारत में प्रांत कितने प्रांत हो गए आपके 11 में से 6 प्रांतों में कैसी व्यवस्था लागू हुई थी आपकी, द्विसदनीय, जिसका जिक्र मैंने अभी इस वीडियो के आरंभ में किया था। द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ हुआ। ठीक है, और द्विसदनीय व्यवस्था क्या होगी आपकी, जिसमें विधानसभा भी होगी, जिसमें आपका विधानसभा भी होगी और जिसमें आपका विधान परिषद भी होगी। ध्यान रखिए इस बात का, जिसमें विधानसभा भी होगी और जिसमें विधान परिषद भी होगी। ठीक है, तो ऐसे भारत में केवल 6 प्रांतों में ये कार्य किया गया था, जिसमें संयुक्त प्रांत देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल मिलता है, असम मिलता है। इसके बाद जो मुख्य राज्य था वो था आपका मुंबई प्रेसिडेंसी, जानिए इस चीज़ को, मुंबई प्रेसिडेंसी, और एक मुख्य राज्य था आपका मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है,
तो ये ऐसे राज्य थे 11 में से 6 जिनमें सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने द्विसदनीय व्यवस्था का श्री गणेश किया था, आरंभ किया था इस चीज़ को। और हमने देखा द्विसदनीय व्यवस्था क्या है आपकी, जिसमें विधानसभा भी हो और जिसमें क्या हो आपके विधान परिषद भी हो, ठीक है। और 6 प्रांत कौन कौन से थे, 6 राज्य कौन कौन से थे, जिनमें संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल, असम, मुंबई और इसके बाद क्या बताया बच्चों हमने, मद्रास। और ये 5 राज्य हुए आपके। छठे राज्य की बात करते हैं बच्चों, सोचिए छठा राज्य कौन सा था, ठीक है। उस समय आपसे चूंकि एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ वनडे एग्जाम में इस तरीके से पूछता है कि भारत शासन अधिनियम जो 1935 था, ठीक है, भारत शासन अधिनियम जो 1935 था, उस अधिनियम में निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था को आरंभ किया गया था, या कह सकता है नहीं किया गया था, ठीक है। अगर ये कहेगा किया गया था तो आपको 3 राज्य गलत देगा और 1 राज्य इन्हीं राज्यों में से वो आपको देगा, ठीक है। देखिए भारत में उस समय जो मेन सत्ता के केंद्र थे ब्रिटिशों के, वो सबसे पहले आपने सुना होगा पश्चिम बंगाल था। और बात करते हैं बच्चों मद्रास, मद्रास हमने लिया। मुंबई भी उस समय प्रमुख केंद्र हुआ करता था आपका। इधर संयुक्त प्रांत जो वर्तमान उत्तर प्रदेश आप देखते हैं, पश्चिम बंगाल, आसाम का जिक्र हो गया था पहले। और छठा महत्वपूर्ण जो राज्य था आपका, वो पंजाब नहीं था बल्कि वो था आपका दिल्ली, ठीक है, समझिए इस चीज़ को। तो इन 6 राज्यों में जो था आपका ये व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है बच्चों। अगली व्यवस्था की ओर चलते हैं कि अगला महत्वपूर्ण क्या था इस अधिनियम में। अगली महत्वपूर्ण चीज़ को देखते हैं। तो अगर हम अगली महत्वपूर्ण चीज़ को देखेंगे, अगली महत्वपूर्ण विशेषता देखेंगे, वो था आरबीआई की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, ठीक है। तो बच्चों इस अधिनियम के माध्यम से ही भारत में आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी आपने सुना होगा 1935 में हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना जो थी वो इसी अधिनियम के माध्यम से की गई। लेकिन इसकी स्थापना का उद्देश्य ये था मुद्रा व साख पर नियंत्रण। ध्यान रखिए चीज़ का, मुद्रा व साख पर नियंत्रण। अक्सर एग्जामों में ये क्वेश्चन एग्जाम पुटअप कर चुका है, पूछ चुका है। तो भारत में आरबीआई की स्थापना आप जानते होंगे वर्ष 1935 में हुई थी। और ये मुद्रा और साख पर नियंत्रण रखने के लिए आरबीआई की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब आपने जाना होगा 1935 का अगर पीरियड था, 1935 का अगर समय था, तो 1935 के अंदर भारत में आरबीआई का पहला कमिश्नर, पहला गवर्नर किसको बनाया गया था, ठीक है। अगर बात करें हम प्रथम गवर्नर की, तो प्रथम गवर्नर जो आरबीआई का बना था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बना था, उस व्यक्ति का नाम क्या था जो इस अधिनियम के माध्यम से बनाया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिए उस व्यक्ति का नाम था आपका सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इकोनॉमी की क्लास में आपने पढ़ा भी होगा सर ऑसबॉर्न, ठीक है, ध्यान रखिए सर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई का पहला गवर्नर था। लेकिन बच्चों अगर पूछता है कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था आरबीआई का, ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर की अगर हम बात करते हैं बच्चों, प्रथम भारतीय गवर्नर, तो देखिए प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था। प्रथम भारतीय गवर्नर था आपका कौन, सीडी देशमुख। ये पहले भारतीय थे जो आरबीआई के गवर्नर बने थे आपके। और आरबीआई की स्थापना आपकी जो थी आप समझ गए होंगे 1935 में हुई थी, मुद्रा और साख पर नियंत्रण रखने के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से, ठीक है। एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता और थी बच्चों इस अधिनियम में जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, वो महत्वपूर्ण अधिनियम ये थी कि भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव शुरू हुए थे। और भारत में पहली बार जो प्रांतीय चुनाव आरंभ हुए थे 1937 में हुए थे। तो ये भी अक्सर एग्जामों में पूछ लेता है कि भारत के अंदर, ठीक है, पहली बार जो प्रांतीय चुनाव हुए थे 1937 में, तो बताइए ये किस अधिनियम के माध्यम से किए गए थे आपके, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से की गए, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, आगे हम अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे।